नमस्कार दोस्तों, मैं देव नारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने फिर से साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। एसएससी और रेलवे के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड जो है बैच हमारे यहाँ संस्थान में शुरू किया जा रहा है, जिनके डेट्स जो है आपको बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अपने एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ग्रेफाइट। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ होता है जो विस्फोटक के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है ये भी एक प्रकार का जहरीला रसायन है जिसको हम लोग विस्फोटक के रूप में उपयोग में नहीं करते हैं। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक बहुरूप होता है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक के रूप में कार्य में लाया जाता है। जनरली इसका उपयोग हम लोग पेंसिल का जो लीड बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम लोग विस्फोटक सामग्री बनाने में करते हैं। तो दिए गए प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, वह ऑक्सीजन कहां से आती है जो हमें जीवित रखती है? प्रश्न बहुत आसान है, देखते हैं हम लोग। ये जो ऑक्सीजन है हमें जल से मिलता है, सभी जानते हैं H2O से हमें ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो प्रोसेस देखिए, पत्तियों में जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की घटना के दौरान H2O का मॉलिक्यूल्स जो होता है जब ब्रेक डाउन होता है तब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में प्राप्त होता है और हाइड्रोजन जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के ईंधन के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है वो ऑप्शन डी जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्लोरीन। यहां पर सबसे अधिक विषाक्त गिवन ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये करता क्या है, तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbO2 का निर्माण करता है। अगर हम हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ने की बात करें तो ये जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है वैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 200 गुना ज्यादा तेजी से जुड़ता है और क्या कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ऐड करके हमारे कोशिका तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचाता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। फाइनली व्यक्ति की दम घुटने लगती है और दम घुटने से व्यक्ति पहले बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोना किसमें घुल जाता है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज और एसिटिक अम्ल। चार ऑप्शन दिया गया है। यहां पर ऑप्शन सी जो है अम्लराज, इसका सही जवाब होगा। अम्लराज को ही हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं, जिसमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस
HCl का मिश्रण होता है। अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो 1:3 में होता है। ये सोना को तो घोलता ही है, साथ साथ चांदी और प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी ये अपने में घोलने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्री को बोलते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर हम बात करें तो यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में नेफ्थेलिन दिया है, ऑप्शन बी में फ्यूरॉन दिया है, ऑप्शन सी में बेंजीन दिया है, ऑप्शन डी में एंथ्रेसिन दिया है। विषम चक्रीय यौगिक में किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जब अन्य तत्व मौजूद है तब हम बोलते हैं वो जो यौगिक है वो विषम चक्रीय है। अगर मैं बात करूं नेफ्थेलिन के बारे में तो नेफ्थेलिन जो होता है 2 बेंजीन रिंग से मिलकर बनता है और यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन जो है हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम फ्यूरान के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, जहां पर आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन होने के कारण ये जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। और अगर इसी प्रकार से हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन जो होता है एक रिंग में ही आ जाता है, C6H6 जिसको बोलते हैं। एंथ्रेसिन में जो है 3 बेंजीन रिंग होता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा फ्यूरॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन है? संवहन बताना है हमें, कन्वेक्शन कौन सा है? संवहन क्या होता है? एक्चुअल में एक्चुअल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, या हम बोल सकते हैं जिसमें वास्तविक रूप से मॉलिक्यूल्स में गति होती है या अणुओं में गति जहां पर होती है और उसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। इस प्रकार के प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि वहां पर कन्वेक्शन या संवहन है। तो देखिए किसमें मॉलिक्यूल्स में जो है गति होती है। ऑप्शन ए देखिए, ठोस और तरल में। ठोस और तरल में नहीं हो सकता है, ठोस में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। केवल तरल पदार्थ और गैसों में, बिल्कुल तरल पदार्थ और गैसों में एक्चुअल जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो होता है। केवल गैस और ठोस में, तो फिर से ठोस है तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठोस तरल और गैस में यहां पर भी ये नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तरल पदार्थ और गैस में इस करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानना है जिसका पीएच जो है 7 से अधिक है। हम सभी जानते हैं पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्याओं को रखा गया है, जिसमें से 7वां बिंदु जो है उदासीनता का होता है। अगर हम बात करें 7 से आगे बढ़ने पर किस प्रकार की प्रकृति के पदार्थ हमें मिलेंगे, तो ये जो होता है बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो यहां पर क्या दिया गया है, 7 से अधिक है उसको पूछा गया है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में नींबू जो होता है एक प्रकार का अम्लीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। बी अगर हम बात करें तो बी में देखिए बेकिंग सोडा जो होता है, खाने का सोडा और टूथपेस्ट,
इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा खाने का सोडा नमकीन ही होता है भाई, सभी जानते हैं। तेल का पीएच नहीं होता है, पीएच मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति को मापते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए विनेगर जो है सिरका होता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या है? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इसका कारण बताया गया है, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। देखिए पीरियोडिक टेबल या जो आवर्त सारणी होती है उसमें 1 से लेकर 18 तक के वर्ग है। आवर्त की अगर हम बात करें तो 1 से 7 इसमें आवर्त है। बात करें हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन का अणु है और इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो जब मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो यहां पर जो है आवेश आ जाएगा माइनस का, और ये अणु से क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। जब ये अणु से आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस में ये क्या करेगा? ऊर्जा को मुक्त करेगा। तो ये जो ऊर्जा को मुक्त करेगा यही जो होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अगर हम बात करें इसके जस्ट विपरीत, तो अगर आप इसको ऊर्जा देते हो तो ऊर्जा प्राप्त करके कोई भी अणु क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें कथन और कारण में, तो कथन तो हमारा गलत हो जाएगा लेकिन कारण जो है सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखिए कहां पर हमारा सही आंसर है। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सही आंसर देना है। सूची 1 में दिया हुआ है कुछ कंपाउंड और एक तरफ दिया हुआ है उसका यूजेस कहां पर हम लोग करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, दिया गया है। इसको हमें सूची 2 से मिलाना है। मेथेनोइक अम्ल का उपयोग कहां पर करते हैं? तो इसका उपयोग जो है जनरली हम देखते हैं कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से कहां पर प्राप्त होता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी, बिच्छू या जो नेटल वनस्पति है उनके कांटों में मिलता है प्राकृतिक रूप से। यहां पर हम लोग कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए का आंसर होगा कीटनाशक। उसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है माउथ वॉश के रूप में हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। मैं इसके और अन्य यूज के बारे में बात करूं तो इसका उपयोग जो है रंजक की भांति किया जाता है। इसका एक अन्य उपयोग अगर मैं बात करूं तो सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, इसका उपयोग जनरली टूथपेस्ट में किया जाता है। एसीटोन, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में थिनर बोल देते हैं, इसका उपयोग नेल पेंट रिमूवर के रूप में किया जाता है। तो देखिए हमारा सूची 1 और सूची 2 जो है वो कैसे मैच करता है। तो ए का आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल कीटनाशक के रूप में, ए का चौथा। हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा माउथ वॉश के रूप में, बी का तीसरा।
कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा टूथपेस्ट के रूप में, एसीटोन हो जाएगा नेल पेंट रिमूवर के रूप में। तो ए का चौथा कहां पर है देखिए, बी का तीसरा, सी का जो होगा दूसरा और डी का पहला। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आइसोटोप्स। आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है, तो एक ही तत्व में अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं, किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ये उसका समस्थानिक है, आइसोटोप है। यहां पर हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है प्रोटियम भी है, सोडियम नहीं है, ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है। 1, 3 और 4 जो है यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक है। देखिए ऑप्शन में कहां पर दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन डी 1, 3 और 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो सोडियम दिया गया है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। इसको हम लोग किस में रखते हैं, तो केरोसिन में रखते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान निर्धारित किया है। आवेश के बारे में अगर बात हो रही है तो याद रखिए, जे थॉमसन पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जे थॉमसन जो थे इन्होंने उसका डिस्कवर किया था भाई, खोज करता है इलेक्ट्रॉन के। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें आवेश के बारे में किसने बताया था, तो आर ए मिलिकन ने आवेश के बारे में बताया था। इनकी थ्योरी है एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके, इसमें इन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर ए मिलिकन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 12वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया हुआ है हमारा कुछ कंपाउंड और सूची 2 में जो दिया गया है उसके यूजेस जो है दिए गए हैं, इसको हमें मैच करना है। एसीटोन का अभी मैंने बताया आप लोगों को, एसीटोन को कहा जाता है सामान्य भाषा में थिनर। इसका उपयोग हम लोग करते हैं नाखून जो पॉलिश होता है उसको निकालने के लिए, नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। अगर हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो होता है ये घावों की मरहम पट्टी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ कान साफ करने के लिए और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। द्रव अमोनिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है जिसका उपयोग होता है प्रशीतक के फॉर्म में। इस तरह से देखिए हमारा जो है आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन में ए का 2 कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा हमारा 3 और डी का हो जाएगा हमारा 4। तो यहां पर जो है मैं लिख देता हूं, ए का आंसर हो जाएगा 2, बी का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सी का आंसर हो जाएगा हमारा 3rd और डी का आंसर हो जाएगा हमारा 4th। इस प्रकार से हमारा आंसर जो है होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हमें दिया गया है
कुछ यौगिक और एक तरफ जो दिया गया है हमें उसका उपयोग बताना है। लोहा जो है एक प्रकार का मेटल है, इसका उपयोग जो है कैसे हो रहा है गिवन ऑप्शन में, तो देखिए लोहा गिवन ऑप्शन में हीमोग्लोबिन से मैच करेगा। आयरन जो है Fe आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में दो भाग होता है, एक हीम भाग होता है जिसके कारण हमारा रक्त का जो कलर होता है लाल होता है, और यहीं पर जो है आयरन पाया जाता है। तो इसका जो है डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ होगा, लोहा का हीमोग्लोबिन से होगा। सीसा की अगर हम बात करें तो सीसा जो है संचायक बैटरियों में उपयोग में लाया जाता है। संचायक बैटरी में सीसा क्या करता है, तो रासायनिक प्रक्रिया को ये तेज कर देता है जिससे बैटरी में अधिक से अधिक एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सके। अगर हम बात करें ऑप्शन सी के बारे में, चांदी के बारे में, तो चांदी का उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। और उसी तरह तांबे की अगर हम बात करें तो तांबे का प्रयोग जो है तड़ित चालक में किया जाता है। तड़ित चालक क्या होता है, तो जो बड़े बड़े भवन होते हैं वहां पर तांबे से बना हुआ इस प्रकार से ऑब्जेक्ट लगा रहता है जो आकाशीय बिजली से भवनों की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ए का तीसरा, ऑप्शन बी देखिए मैच करते हैं। बी का चौथा, यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे में, ए का आंसर होगा थर्ड, बी का आंसर होगा फोर्थ, सी का आंसर होगा फर्स्ट, और डी का आंसर होगा सेकेंड। इस तरह हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं, एक तरफ रासायनिक पदार्थ है और एक तरफ व्यापारिक नाम दिया गया है, हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। कैलामल जो होता है, कैलामल मर्क्यूरी क्लोराइड को हम कैलामल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें चाइनीज व्हाइट के रूप में तो जिंक ऑक्साइड जो है चाइनीज व्हाइट के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है, चिली सॉल्ट पीटर को हम लोग सोडियम नाइट्रेट के रूप में जानते हैं। सोरे का अम्ल या HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए का 3, बी का हो जाएगा हमारा 4, सी का आंसर हो जाएगा हमारा 2 और डी का आंसर हो जाएगा हमारा 1। सही आंसर है हमारा 3, 4, 2, 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहां भी एक तरफ सूची 1 दिया गया है जिसमें हमें ईंधन गैस मिलता है, और सूची 2 में देखिए उसके प्रमुख जो है घटक के बारे में दिया गया है। हमें बताना है कि उस गैस का प्रमुख घटक कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए में CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमें प्राप्त होता है मीथेन और इथेन से, CH4 C2H6, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें LPG के बारे में, तो LPG जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का एक कंपाउंड होता है। इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, LPG जो गैस होता है उसमें जो गंध होती है स्मेल, उसके लिए उसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है, तो यहाँ पर मरकेप्टन मिलाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कोल गैस जो होती है ये हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। उसी तरह से जल गैस के बारे में अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या होता है, यौगिक होता है। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए का तीसरा, बी का हो जाएगा हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन, सी का हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसी तरह डी का हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है
सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है, जिसमें पदार्थ और उसके यूजेस के बारे में बताया गया है। हमें उसको सही मैच करना है। पायरेक्स कांच जो होता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ियों के हेडलाइन जो होते हैं उसके निर्माण में। हेडलैम्प्स के निर्माण में पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच की अगर हम बात करें तो फ्लिंट कांच का उपयोग जो किया जाता है विद्युत बल्ब और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में। क्राउन कांच की अगर हम बात करें तो क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है चश्मों के लेंस बनाने में। उसी तरह से अगर हम बात करें क्रुक्स कांच का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है धूप के चश्मों के निर्माण में। फोटोक्रोमिक कांच क्या होता है, तो फोटोक्रोमिक कांच जो है ये उच्च अभिक्रियाशील वाले जो रसायन होते हैं उसको हम लोग जिस बोतल में रखते हैं उस प्रकार के बोतल के निर्माण में फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का हो जाएगा 5, डी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, उसी तरह ई का हो जाएगा हमारा सेकेंड। इस तरह से हमारा जो है सही आंसर प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन करना है हमें और बताना है हमें बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है, जब छोटे छोटे अणु मिलकर उच्च अणुभार वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमर या बहुलक। यहां पर देखिए प्राकृतिक बहुलक जो है प्रोटीन, रबर, सेलुलोज और स्टार्च होता है। संश्लिष्ट बहुलक के रूप में हम लोग प्लास्टिक, पॉलीथीन और नायलॉन के जानते हैं। अर्ध संश्लिष्ट बहुलक जो होता है हमारा रेयॉन और वल्कनीकृत रबड़ होता है। ये जो ऑप्शन ए, बी, सी है ये तीनों ही यहाँ पर सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 सामान्यतः पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। इसका उपयोग जो है चिकित्सा में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो भेदन क्षमता होती है वो काफी अच्छी होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, गामा किरणें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक तरफ तत्व दिया गया है और एक तरफ हमें उसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस को बताने हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है। ऑप्शन ए है यूरेनियम का समस्थानिक। इसका जो है अनुप्रयोग कहां पर है, तो नाभिकीय ईंधन में आप देखिए यूरेनियम 238 का उपयोग जो है किया जाता है। तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, अनुप्रयोग है। कोबाल्ट के समस्थानिक के बारे में अगर हम बात करें तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन का समस्थानिक होता है, इसका उपयोग जो है हम लोग गलगंड के उपचार में करते हैं। गलगंड या जो गॉइटर रोग होता है सभी जानते हो, घेंघा नामक जो रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो इसका इलाज भी इसके समस्थानिक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी में देखिए रेडियम का समस्थानिक जो होता है इसका प्रयोग जो है कैंसर के द्वितीयक कैंसर के इलाज में किया जाता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए का जो है यहाँ पर 4 हो रहा है, बी का आएगा फर्स्ट, सी का आएगा यहाँ पर सेकेंड और डी का हमारा आ जाएगा थर्ड। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। गिवन ऑप्शन में कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में जो है करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण में दिया गया है। कथन है ए,
सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी मिलाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है कथन। कारण क्या दिया गया है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है बहुत होती है। बिल्कुल ये भी जो है करेक्ट है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आज का जो श्रृंखला है यही तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।